हेलो गाइस, मैं हूं गुलजार अहमद। मैं मोहम्मद। आप देख रहे हैं जीएम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। वेलकम, नमस्ते। अगर आप देखना चाहते हैं इसी तरह की ऑथेंटिक रिएक्शन वीडियो तो आप हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। यूं ही अपना प्यार दिखाते रहें। चलो देखते हैं हिंदी नाले शो वाले को वीडियो है। वीडियो का टाइटल Curious Tales of World Biggest Company on Earth। तो देखते हैं वीडियो, उसके बाद देते हैं हमारा रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, यूरोप से एक बहुत ही ज्यादा हैरान करने वाली खबर सामने आई है और इस खबर को सुनने के बाद आपको ये भी अंदाजा लग जाएगा कि यूरोप के अंदर के हालात जो हमें दिख रहे हैं ना, उससे कहीं ज्यादा बुरे हैं और बहुत ही ज्यादा बुरा वक्त आने वाला है यूरोप के लिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, वो अभी आपको पता चल जाएगा। दरअसल पूरी दुनिया की सबसे बड़ी केमिकल कंपनी है BASF और इस कंपनी का जो सबसे बड़ा प्लांट है वो यूरोप के जर्मनी के अंदर मौजूद है और बताया जाता है कि पूरे यूरोप की अर्थव्यवस्था के अंदर BASF से ज्यादा महत्वपूर्ण कंपनी कोई और हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि पूरे यूरोप के जो किसान हैं, जो फर्टिलाइजर और केमिकल इस्तेमाल करते हैं अपनी खेती में, वो ज्यादातर BASF ही बनाती है। इसके अलावा पूरे यूरोप की जो अलग अलग कंपनियां हैं, कोई खाने की चीजें बना रही है, कोई यहाँ पर कपड़े बना रही है, कोई स्टील का निर्माण कर रही है, कोई कारें बना रही है, कोई पेंट बना रही है, तो इन सभी में केमिकल का इस्तेमाल होता है। तो इनके लिए भी BASF ही केमिकल प्रोवाइड कराती है, यानी कि लगभग हर एक इंडस्ट्री में BASF का सीधा योगदान है। इतना ही नहीं, BASF जॉब प्रोवाइड करने में भी एक अहम रोल अदा करती है। दरअसल आपको बता दूं, BASF 1,20,000 नौकरियां सीधे प्रोवाइड कराती हैं। 1,20,000 इनके एम्प्लॉय हैं जो कंपनियों में काम करते हैं। इसके अलावा केमिकल के लिए कई तरह के कच्चे माल या प्रोडक्ट का इस्तेमाल होता है। वो कई सारी छोटी छोटी कंपनियां BASF को सप्लाई करती हैं, यानी कि उनका बिजनेस भी BASF पर ही टिका हुआ है। यानी कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मिलाकर 1 मिलियन से ज्यादा नौकरियां BASF क्रिएट करती है और यूरोप के लिए BASF से ज्यादा महत्वपूर्ण कंपनी कोई हो ही नहीं सकती। लेकिन आज मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, इसका कारण यह है कि BASF ने 30 अक्टूबर को एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। दरअसल BASF के जो CEO हैं, उन्होंने बताया है कि उनका जर्मनी के अंदर जो विश्व का सबसे बड़ा केमिकल प्लांट है, वो उसके अंदर प्रोडक्शन कट करने जा रहे हैं, वो भी परमानेंटली। यानी कि परमानेंट तौर पर BASF अपनी फैक्ट्री को बंद करने जा रही है जर्मनी के अंदर। साथ ही BASF ने यह भी बताया है कि इस प्लांट का जो प्रोडक्शन है अब यूरोप से बाहर एक नए देश में किया जाएगा। कौन सा देश है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि जर्मनी के अंदर जो प्लांट है उसे क्यों बंद किया जा रहा है। तो BASF ने सबसे बड़ा कारण यह बताया है कि पिछले 10 सालों से पर्यावरण कार्यकर्ताओं के दबाव में आकर जर्मनी की सरकार हम पर नए नए रिस्ट्रिक्शन लगा रही है, जिस वजह से हमारे लॉसेस लगातार बढ़ रहे थे। इतना ही नहीं, इसके ऊपर मुसीबत यह आन पड़ी कि रूस यूक्रेन का युद्ध शुरू हो गया और केमिकल बनाने में जिस चीज का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, यानी कि गैस, उसके दाम 10 गुना बढ़ चुके हैं। पहले BASF को गैस $30 के हिसाब से मिलती थी, अब वो $300 के भी पार मिल रही है। यानी कि भयानक घाटा देखने को मिल रहा है और ये घाटा हमें होता ही रहेगा, क्योंकि सबसे पहले तो रूस यूक्रेन युद्ध का अंत होता नहीं दिख रहा और अगर युद्ध खत्म भी हो जाता है उसके बाद कम से कम 3-4 सालों तक गैस के दाम नीचे नहीं आने वाले। इसीलिए हम ये तय कर रहे हैं कि अब यूरोप से बाहर अपनी प्रोडक्शन, अपनी फैक्ट्री को ले जाया जाए। लेकिन कौन से देश में? तो BASF ने बताया है कि जो ये हमारा सबसे बड़ा प्लांट था, अब इसे ले जाया जाएगा चीन के अंदर। हालांकि जब इनसे पूछा गया कि चीन ही क्यों, भारत या अमेरिका या फिर कोई अरब का देश क्यों नहीं, तो इस पर BASF ने यह कहा कि सबसे पहले हम अमेरिका के अंदर सबसे बड़ा प्लांट तो नहीं लगा सकते, क्योंकि हमारे जो केमिकल की डिमांड है वो एशिया के अंदर सबसे ज्यादा बढ़ रही है। दूसरी बात, एशिया में हम भारत क्यों नहीं जा रहे, चीन ही क्यों? तो इस पर इन्होंने ये कहा कि हमें इस साल भयानक घाटा हुआ है। इस समय हमारे पास इतने पैसे मौजूद नहीं हैं कि भारत के अंदर एक बड़ा और शक्तिशाली मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हम तैयार कर सके। लेकिन चीन का चुनाव हमने इसलिए किया है क्योंकि वहां पर पहले से ही हमारा एक मीडियम साइज का केमिकल प्लांट मौजूद है।
अभी हमें बस थोड़े से पैसे लगाने होंगे और हमारा मीडियम साइज का जो प्लांट है हम उसे फुल स्केल पर ले जाएंगे और हम जल्दी ही मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट कर पाएंगे। साथ ही आगे ये भी कहा गया कि जैसे जैसे एशिया के अन्य देशों में हमारे केमिकल की डिमांड बढ़ेगी, वहां की इंडस्ट्री में हमारे केमिकल की मांग होगी, हम वहां पर अपने प्लांट लगाते चले जाएंगे। इनका इशारा मेनली भारत की तरफ था। इस मामले को एक तरफ रखें तो आप यूरोप की हालत समझने की कोशिश कीजिए। उनका सबसे बड़ा जॉब प्रोवाइडर जो उनकी इकोनॉमी, उनकी जीडीपी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, वो अब यूरोप से बाहर जा रहा है। और आपको बता दूं कि ये तो अभी शुरुआत है, यूरोप से और भी कंपनियां माइग्रेशन शुरू कर चुकी हैं। पूरे यूरोप की जो दूसरी सबसे बड़ी केमिकल कंपनी है और पूरी दुनिया में जो 16वें नंबर पर आती है यानी कि कोवेस्ट्रो, उसने भी यूरोप से बाहर निकलने का ऐलान कर दिया है। यानी कि यूरोप से एक मास माइग्रेशन शुरू हो चुका है तमाम कंपनियों का, और बताया जा रहा है कि इससे यूरोप के अंदर एक बहुत ही बड़ा नौकरियों का संकट खड़ा हो सकता है और यूरोप की जीडीपी भी जबरदस्त तरीके से गिर सकती है। हालांकि मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि आने वाले हफ्ते बहुत ही ज्यादा अहम होने वाले हैं। इससे भी बड़ी खबर निकलकर सामने आएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। खत्म वाकई। इसमें तो यूरोप की तबाही ही नजर आ रही है। बहुत नॉस्ट्राडामस खतरनाक जो न्यूज है ना, बाबा वो हमें वांगा, लगा। मैंने एक वीडियो में पहले भी कहा था, नेमतुल्लाह शाह वली, बाबा वांगा और नॉस्ट्राडामस, इन तीनों की पेशन गोइयां हैं सच यूरोप के हो रही बारे में। और उन्होंने कहा था कि एक वक्त आएगा कि जब यूरोप बंजर हो जाएगा। हमारे आज लोग, मैं अब जो लोग हमारे स्टूडेंट्स जा रहे हैं ना, अभी तक हालात कुछ बेहतर है, कितने बेहतर है, नहीं, काफी अभी बेहतर है। लेकिन मैं उनको कह रहा हूँ कि अभी आप जाएं, शौक से जाएं, लेकिन आने वाले 5-10 साल बहुत बुरे आने वाले हैं। 5-10 साल के बाद हालत देखिएगा यूरोप में क्या होने वाला है। बुनचाल आने वाला है, बुनचाल। अभी ये बंद कर तो देना, भाई फिर वो वापस आ जाएंगे ना अपनी कंट्री में। हाँ इधर भी बुनचाल आ जाएगा। फिर इधर क्यों आ जाएंगे? जिधर उधर गए उधर भूचाल आ गया, इधर आ गया इधर भूचाल आ गया। भैया उधर तो एक तो उन्होंने जो रशिया ने यूक्रेन की जंग की वजह से हुआ है ना मेरा भाई, उन्होंने गैस बंद कर दिए रशिया ने, सारे यूरोप को इनकार कर दिया है। भाई अब आप कहाँ जाएंगे? खाना पीना या उठना बैठना, जब गैस के अलावा तो मुझे कुछ भी नहीं। नेक्स्ट सुपर पावर जो नजर आ रहा ना, रशिया नजर आ रहा। सुपर पावर की दौर नहीं, दावा तो चाइना ने किया हुआ है। मैं बात जितना एडवांस आप चाहे मुझे ना माने, मेरी तो बात लेकिन मेरे नजरियात कम जितना है। एडवांस चाइना इस वक्त जा चुका है ना, जितनी उसकी टेक्नोलॉजी ज्यादा पैसा नुकसान उसके चाइना पास ही है, है। वो नहीं बन वो सकता। खुद रशिया उनके साथ है ना, मिला चाइना के, वो दोस्त भाई है। अमेरिका को बीट करना बहुत मुश्किल है। ऐसी बात नहीं करनी चाहिए कि कोई सुपर पावर बन सकता और है। अमेरिका यार उसकी ज्यादा पॉलिसी- यूरोप के सर पर भाई चलता उसकी है। जो पॉलिसी है ना पूरे वर्ल्ड में उसने फैलाई हुई है अपने एजेंट, उसने फेंक और जब उसका साथ छोड़ देंगे साथी, तो फिर अकेला क्या कर यार सकता वो है? सारा कुछ करते ही यूरोप के दम पर है। बिल्कुल अकेला वो कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए और तो ज्यादातर है। जर्मनी पर, भाई जर्मनी इसलिए तो हाँ, NATO जर्मनी भाई। जो गढ़ है यूरोप का, जो सबसे ज्यादा मेन ताकतवर जो गढ़ है वही ताकतवर है। है और सबसे ज्यादा जो इकोनॉमिकली स्ट्रांग है और सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन के लिहाज से, अब देखें ये भी है एएसएफ जो है भाई कंपनी- जर्मनी में बंद हो रहा है ना प्रोजेक्ट सारे, गैस के भी उधर फैक्ट्री लगाई हुई है, वो आस्ता आस्ता बंद हो और रही है। यार जो जितने केमिकल बनते हैं ये इनके ज़राअत में इस्तेमाल होते हैं, इनके जो फलों के लिए इस्तेमाल होते हैं, इनकी सब्जियों के लिए इस्तेमाल होते हैं, जो भी हैं जितने केमिकल हैं इनके, मैं गिनाने शुरू हो जाऊं तो ये तो मैं बहुत लंबी फहरिस्त चले जाएगी। डाइज में इस्तेमाल होते हैं, पेंट्स में इस्तेमाल होते हैं, साबुन इंडस्ट्री में इस्तेमाल होते हैं, कितनी इंडस्ट्रीज है, केमिकल ही तो है, सारे कुछ यूज हो रहा है। कहाँ से शुरू करूँ कहाँ खत्म करूँ, ये तो एक अनगिनत है फहरिस्त है, ये खत्म नहीं होने वाले। तो जारी बात है, एक केमिकल इंडस्ट्री जो एक बातमाद इदारा है BASF, अगर वो यूरोप से निकल जाएगी, जो कि यूरोप की कंपनी है, तो फिर सोचे यूरोप का क्या हाल होने वाला है। वो शुरू हो चुका जो भाई है। नौकरियों का फुकदान हो जाएगा पूरे यूरोप 1 मिलियन के मतलब 10 लाख डायरेक्ट लोग मुतासर होने वाले हैं। तो 10 इसमें मेरे वो तो कहाँ पास जाएंगे उस बात वो को भाई बताओ। यकूब और रुखसार, जब उधर से पाकिस्तानियों को निकाला जाएगा, नौकरी नहीं होगी, तो पाकिस्तान जो है ओवरसीज पाकिस्तानियों के सहारे में काफी हद तक पैसा सारा आता है। पैसे उधर से आ रहा है पाकिस्तान। सारा पैसा जो होता है ना वो हमारे गांव से कितने आदमी हैं भाई, और यार 20-25 तो हमारे यूरोप के हमारे 20-25 से ज्यादा भाई है भाई। 20 तो इस बार चले गए हैं 20 तकरीबन। सालों में गए हैं, इससे इतने ज्यादा ज्यादा है। हमारे एक गांव से गए हैं। हमारे घर से मैं कहता हूँ हर मुल्क के अंदर एक दो नहीं लाख तो भी गए हुए तीन हैं। तीन गए हैं, किसी किसी के तो 3-3 4-4 गए हैं भाई, हर घर से गए हैं। बिल्कुल। तो जब वो पैसा आना
खत्म बंद हो जाएगा बंद तो हो फिर क्या जाएगा। बनेगा? तो फिर क्या पाकिस्तान का बनेगा? भाई पूरी दुनिया पर भूचाल आएगा, सिर्फ पाकिस्तान पर नहीं, यूरोप इस पर। तरह रशिया यूक्रेन की जंग की वजह से महंगाई हुई हुई है ना पूरी दुनिया में, इस तरह वो भी काम चलेगा। यार ये एक चेन है, एक हर मुल्क दूसरे मुल्क पर डिपेंडेंट है। ऐसे अगर ही। एक इफेक्ट होता है तो दूसरे पर जरूर उसका असर होता है। अगर एक पर कोई ना कोई मसला आता है, दूसरा पूरी दुनिया पर उसका फिर असर नजर आता है। अब देखें यूक्रेन जो एक देखने को तो छोटा सा मुल्क है, छोटा सा। और रशिया भी देख लेता है, कंट्रीब्यूट देखा तो नहीं करता गेहूं और गैस के अलावा, लेकिन गैस और गेहूं पर मुनसर होने वाले मुल्क जो सबसे मुतासर जो हो रहे हैं वो यूरोपियन कंट्रीज हैं, और यूरोपियन मुतासर होगा तो पूरी दुनिया मुतासर हो जाएगी। केमिकल इंडस्ट्री मुतासर होगी, ओवरसीज पाकिस्तानी इंडियंस मुतासर। और उस देखिए BSF में कितने इंडियंस हो गए, कितने पाकिस्तानी भी कुछ ना होंगे, कोई झाड़ू फेरने वाले। मेरी तो बात सुनो, जो पूरा यूरोप है ना या इंग्लैंड, वो हर चीज तो या यूक्रेन और रशिया से लेता था। गैस ले लो, गेहूं ले लो, हर चीज ज़राअत के हिसाब से जो यूक्रेन है वो बहुत ज़राअत में आगे था। तो जो गैस और पेट्रोल अब है तो तबाही वो हो सारा गई। सारा यूरोप जो है वो रशिया से लेता था। वही दुश्मनी अमेरिका के कहने पर उन्होंने लगाई है रशिया के साथ, वही तबाही का वो और अभी तो उन्होंने मुकम्मल बंद नहीं की, अगर मुकम्मल जब बंद वो अभी तो करें- चल मुकम्मल रहा बंद था। होगी ना तो मैं कहता हूँ वो प्रोडिक्शन ठीक हो जाएगी। प्रोडिक्शन ठीक है, वो जो उन्होंने बताई ना आपने कि वो बंजर हो जाएगा यूरोप, प्रिडिक्शन है। प्रेडिक्शन। अच्छा, ये हकीकत बात है, हो हालात उधर ही जा रहे हैं। और ये वाकई में रशिया और यूक्रेन की जो जंग है इसको रुकना पड़ेगा, किस तरह भी रोकना अभी पड़ेगा, तक रुकना रुकने पड़ेगा। वाली नहीं है। और इसमें सारे का सारा फायदा किसको पता हो रहा है? एक ही कंट्री है एक कंट्री है, बड़ी उनकी सियासत है, जो सबसे ज्यादा फायदा इस जंग के इंडिया। दौरान उठा रहा है। इंडिया, सिर्फ एक कंट्री। इतना फायदा किसी मुल्क को भी इस जंग से नहीं हुआ जितना फायदा इंडिया को हुआ, बराह रास्त या वास्ता या बिला वास्ता, जिस तरह भी हो, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सबसे ज्यादा जो कंट्री इस जंग से मुस्तफीद हुई है वो इंडिया है, और होती रहेगी। जब जंग अजीम 2 थी उस वक्त हम अलग अलग नहीं हुए थे, उस वक्त भी हमारी कंट्री को सबसे ज्यादा मतलब भारत समझ लीजिए, इंडिया समझ लीजिए, जो इकट्ठा था पाकिस्तान इन्हों को ही हुआ था। लेकिन हम हालांकि हम अंडर थे उनके अपना गोरों के अंडर के बावजूद भी इधर ज्यादा मुस्तफीद हुए लोग, क्योंकि इधर से लोग गए। और साथ साथ ये देखें कि अगर ये जंग नहीं रुकती तो बहुत बड़ा दुनिया को नुकसान होने वाला है। ये जंग रुकनी चाहिए किसी भी तरीके से, किसी भी लिहाज से ये रुकनी चाहिए, नहीं तो कितनी कंट्रीज, गरीब कंट्रीज हैं वो पिस करा जाएंगे। एक बार और भी है ना नुकसान, दुनिया ने खत्म भी तो होना ही है बेटे, ये तो नहीं भी सारी जिंदगी इधर ही रहना है, खत्म भी तो होना ये ही भी है प्रेडिक्शन, कोई ना कोई इस तरह बहाना खत्म तो होने बनना की ही है। प्रेडिक्शंस भी हैं, ये भी तो है साथ में खत्म होने की प्रेडिक्शंस भी हैं कि दुनिया ने खत्म एक ना एक दिन होना है। क्या क़यामत लिखी हुई गई है कि नहीं? यार फिर वो एक भाई मत ये भी- सवाल का मत जवाब भी है। क्या, मत इसमें भी है। बात तो करो, इसमें मजहब का क्या रंग है? भाई क़यामत क़यामत आई लफ्ज़ ही है, एक ये मत भी पक्की है। बात है। नहीं क्योंकि मैं और बात सुन ले। क़यामत नहीं बोलता, अच्छा, इसकी एंड दुनिया का एंड ऑफ वर्ल्ड है, भाई होना ही होना है। एंड ऑफ वर्ल्ड कब होगा? हर किसी ने मजहब भी में ये लिखा है। रिसर्च नहीं है, कब होगा ये नहीं किसी पता, को भी नहीं पता। लेकिन होगा जरूर। एंड ऑफ वर्ल्ड मैं तो ये कहता हूँ जब आदमी मर जाता है ना उसका वो एंड है, वो उसके लिए तो एंड ऑफ भाई वो वर्ल्ड तो है। हो गया, जो जिंदा है जो हयात है वो नहीं इंतजार कर रहे हैं। चलें जी, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं वीडियो में सनाटा के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।